Okay, so last time we went over the concept of divergence in total. हमने सबसे पहले ग्रेडियंट की बात की थी, उसको समझने की कोशिश की, फिजिकली समझने की कोशिश की कि वो क्या होती है. आफ्टर दैट वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स डाइवर्जेंस, और फिर डाइवर्जेंस को देखा कि फिजिकली डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, और उसकी हमने एक इक्वेशन ड्राइव की. उसको हमने देखा कि अगर हम ये देखना चाहें कि हमारी जो डाइवर्जेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की एक हमने एग्जांपल लेते हुए हमने देखा कि वो कैसे डाइवर्ज करती है, उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, और फिर जो डाइवर्जेंस का इटसेल्फ एक हमारे पास निकला है एक्सप्रेशन, वो हमारे पास किस तरह से निकला है. तो डाइवर्जेंस एज ए कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया, एज ए ड्राइव्ड इक्वेशन मैथमेटिकल मॉडल हमें समझ आ गया. अब हमने क्या करना है कि इस एक एग्जांपल को देखेंगे जिसमें वो हमें एक फंक्शन दे रहा है ई का, और हमें कह रहा है कि उसकी जो है वो डाइवर्जेंस जो है वो फाइंड करके उसको दी जाए. ठीक हो गया. तो इसके अंदर अगर आप देखो तो एग्जांपल के अंदर क्या, डिटरमिन द डाइवर्जेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड्स एंड देन इवैल्यूएट इट एट द इंडिकेटेड पॉइंट. ई उसने दी हुई है, ये ई की वैल्यू है. आपको नज़र आ रहा है कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही है, और साथ उसने आपको एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि पॉइंट भी आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में नज़र आ रहा है. फिर उसने बी में दिया है आपको ये एक वैल्यू है ई की, बट नाउ इट इज़ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो इसके लिए ये है कि जो हमने नेबुला की वैल्यू निकाली थी, अगर आपको याद हो तो हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी इन ग्रेडियंट. जब हम ग्रेडियंट पढ़ रहे थे तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी थी कि अगर हमने नेबुला को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाना हो तो कैसे लेके जाना है, उसका एक पार्ट हमने सॉल्व किया था, और हमने कहा था कि बाकी भी उसी तरह से होंगे. तो उसी तरह से अगर हम एक को उठा लेते हैं नेबुला को, और हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्फेरिकल में, तो हमने कहा था कि वही चीज़ को उसी बेसिक प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम उसको स्फेरिकल में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. और एज ए रिज़ल्ट हमने जो 3 इक्वेशंस निकली थी नेबुला की, वो हमने इन ऑल 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमने मेंशन कर दी थी. तो इसके अंदर भी जब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो नेबुला की हमने वही वैल्यू लेनी है जो स्फेरिकल के लिए हमने वहाँ पे मेंशन की हुई थी. और ये अदरवाइज़ आपको जो है वो बुक के एंड के ऊपर एनेक्सर के अंदर भी डाइवर्जेंस की वैल्यू फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल एज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको जो इक्वेशंस हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, वो उसने डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई की हुई है. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर तो उसने कहा था कि आपको इस ई के लिए निकाल के देना है उसको, कि इस ई के लिए जो जवाब है वो क्या होगा डाइवर्जेंस का, क्या ये ई डाइवर्ज करती है, अगर करती है तो क्या कितना करती है, और इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो क्या है. हमें पता था डाइवर्जेंस जो है वो पॉइंट फिनोमिना, इसलिए उसने हमेशा पॉइंट साथ दिया होगा, यहाँ पे भी उसने पॉइंट जो है वो आपको दिया हुआ है. तो अगर आप इस तरफ चलो सबसे पहले वाले पार्ट के ऊपर, तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि आपने नेबुला डॉट डी जो है, नेबुला डॉट ई जो है वो आपने निकालना है. तो नेबुला आपने ले लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, और उसके साथ आपने डॉट प्रोडक्ट ले लिया ई का. ई के जो ई एक्स की वैल्यू है, ई वाई की वैल्यू है, ई जी की वैल्यू है, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी, और आपने उसका डेरिवेटिव ले लिया. ई एक्स के लिए 3x का स्क्वायर था, डेरिवेटिव लिया 6x हो गया, ये जी है ये वाई के हिसाब से था, ये 0 हो गया, और सिमिलरली इधर अगर आप जाओ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया. तो आपको डाइवर्जेंस मिल गई, वो ये है. और एट एनी पॉइंट, जो ये पॉइंट इसने दिया हुआ था, तो ऑल यू हैव टू डू वाज टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इन दिस इक्वेशन एंड वी विल फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस एट दैट पॉइंट. तो आपको 16 वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में नज़र आ रही है. इसका मतलब ये है कि जो डाइवर्जेंस है वो वहाँ पे है. फिर आ जाता है बी पार्ट. बी पार्ट के अंदर भी उसने वैसे ही एक वेक्टर दिया हुआ है, और इस वेक्टर का उसने आपको डाइवर्जेंस फाइंड करने को कहा है. बस जो डिफरेंस है इसके अंदर और इसके अंदर वो ये है कि आपने यहाँ पे जो नेबुला की वैल्यू लेनी है, डॉट प्रोडक्ट नेबुला डॉट ई की जो वैल्यू लेनी है वो आपने फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेनी है, और वो आपने वैल्यू पीछे से देख लेनी है. उस वैल्यू को उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ. वो वैल्यू उसने ली, और उसके बाद उसने वही डेरिवेटिव्स लिए, और उसने जवाब निकाल लिया, और फिर उसके बाद उसने उसके अंदर जो मुतलका पॉइंट्स थे, जो गिवन पॉइंट्स थे, उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट कर दी, और एज ए रिजल्ट -16 आपको डाइवर्जेंस मिल गई. तो वंस अगेन आपको माइनस में मिल रहा है, तो इसका मतलब इट इज़ कन्वर्जिंग. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास एग्जांपल थी, इस तरह से ये सॉल्व हो जाती है. नेक्स्ट जो न्यू कॉन्सेप्ट है हमारा इस लेक्चर के लिए, वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो रिलेटेड है कर्ल ऑफ अ वेक्टर के लिए. ठीक है. तो कर्ल जो है हमारा उसको हम किस तरह से देखेंगे. कर्ल
जो एज ए फिनोमिना है वो कर्ल एज ए फिनोमिना क्या चीज़ है। जैसे हमने ग्रेडियंट को देखा था कि एज ए फिनोमिना इन अ फिजिकल वर्ल्ड उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या मतलब है। जैसे हमने डाइवर्जेंस को देखा एक एग्जांपल लेके कि उसकी फिजिकल वर्ल्ड में मतलब क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरह से कर्ल का भी एक कॉन्सेप्ट है। कर्ल का कॉन्सेप्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक डिफरेंट किस्म की अप्रोच जो है उसको हम यूज़ करते हैं। वो अप्रोच हमारी क्या है कि हम दोबारा से एक स्ट्रीम की एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो स्ट्रीम जो है वो थोड़ी सी वेवी फॉर्म में है। एक ऐसी हमारे पास नदी है जो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीम है हमारी, इसके अंदर हमारे पास पानी चल रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर जो पानी आपका चल रहा है वो बिल्कुल एक तरह से चल रहा है, मतलब उसकी जो मूवमेंट है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। उसके मैग्नीट्यूड भी सेम है, उसकी डायरेक्शन भी सेम है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली जो है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक हो गया। फिर अगर आप यहाँ से देखो तो इस जगह पे आके उसके सामने हिंड्रेंस आ गई है, तो मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी पानी की वो कम होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कदरे ज़्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी इससे कदरे ज़्यादा होगी। और इसी तरह से अगर आप इधर देखो तो ये जो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एक स्वर्ल सा बनता आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो जगह है वहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो पानी का जो फ्लो है वो ऐसे रोटेशन सी उसके अंदर आपको नज़र आ रही है। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन सिनेरियोज़ हैं जिसको हमने डिस्कस किया यहाँ पे। इसको हम कह सकते हैं ये ए सिनेरियो है, ये बी सिनेरियो है और ये हमारे पास सी सिनेरियो है। अब वो ये कहता है कि हम ये करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारी ये वाली जगह थी, हम तीनों सिनेरियोज़ के अंदर एक लॉग जो है वुडन लॉग, एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो हम उसके सामने रख देते हैं। तो अगर आप ए के आगे लकड़ी का टुकड़ा रखो तो आपको नज़र आ रहा है कि ये क्योंकि यूनिफॉर्म है तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेटली फॉरवर्डली आगे को मूव करता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस जगह के ऊपर पानी में या वेलोसिटी जो थी उसके अंदर जो यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड है उसके अंदर कोई रोटरी इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, कोई रोटेशन या कोई सर्कुलेशन वाला इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर यही लॉग हम उठा के इस जगह पे रखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि जो लॉग है वो ये वाला हिस्सा लॉग का ज़्यादा आगे जा रहा है, ये कम जा रहा है। और अगर आप देखो तो फॉरवर्ड होने के साथ साथ लॉग के अंदर एक सर्कुलेटरी इफेक्ट भी नज़र आ रहा है, एक रोटेशनल इफेक्ट भी जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस जगह पे क्योंकि कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं है तो हम कहेंगे कि इस वेक्टर फील्ड का जो कर्ल है वो हमारे पास ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर्कुलेटरी इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक हमें नज़र आ रहा है कि उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कर्ल जो है वो ज़ीरो नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई रोटेशन का इफेक्ट जो है उस वेक्टर फील्ड के अंदर है। इसी तरह से अगर यहाँ पे एक लॉग हमने रखा हो तो वो आगे मूव ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ रोटेट कर रहा है, प्योरली रोटेशन है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो कर्ल है हमारा यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं है बल्कि मैक्सिमम है, ठीक हो गया। तो ये बात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो कर्ल है अगर उसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस या फ़िज़िकल रियल लाइफ के अंदर हम देखना चाहें कि उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि किसी फील्ड की जो टेंडेंसी है टू हैव ए सर्कुलेटरी इफेक्ट ऑन वुडन लॉग हेयर फॉर दिस एग्जांपल, तो वो जो रोटेशनल इफेक्ट है किसी फील्ड का उसको हम बोल देते हैं कि वो हमारे पास एक्चुअली कर्ल है, ठीक है। तो जो कर्ल है वो एक रोटेटिंग इफेक्ट है किसी भी फील्ड का। अगर उसके अंदर रोटेटिंग इफेक्ट हो तो हम कह देंगे कि जो कर्ल है वो हमारा ज़ीरो नहीं है। और अगर वो रोटेटिंग इफेक्ट ना हो जैसे इस केस में है तो हम कह देंगे कि इस केस के अंदर हमारा जो जो भी वेक्टर फील्ड हमारी है उसका कर्ल हमारे पास नहीं है। अब कर्ल को अगर आप देखो तो कर्ल जो है वो सर्कुलेशन या रोटेटिंग इफेक्ट है, तो आपको यहाँ से बात समझ आ जाएगी कि कर्ल जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हो सकता है रोटेशन इसकी इधर की बजाय इस तरफ को हो। तो इसका मतलब कि कर्ल का सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए जिसमें उसकी डायरेक्शन भी सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमने अभी तक टोटल दो इसके अलावा वाली चीज़ें पढ़ी हैं। एक हमने ग्रेडियंट पढ़ा था जो एक स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है, और वो अप्लाई भी एक स्केलर पे होती थी और वो बेसिकली एक सिंपल प्रोडक्ट की एग्जांपल थी। फिर हमने डाइवर्जेंस पढ़ा जो एक वेक्टर फील्ड के ऊपर अप्लाई होता था, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट होता था वो एक स्केलर होता था और ये जो रिज़ल्ट था हमारा ये डॉट प्रोडक्ट का था। तो एक थर्ड चीज़ जो कर्ल है हमारे पास वो आपको नज़र आ रही है वो रहेगी, ये भी वेक्टर फील्ड के ऊपर ही अप्लाई हो रही है,
लेकिन इसका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कौन सी चीज़ रह गई है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ये देखना चाहें कि ये जो ग्रेडियंट था इसमें नेबला हमारा सिंपली एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था, जो डाइवर्जेंस थी इसमें नेबला हमारा डॉट प्रोडक्ट लेते थे हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ। तो इसका मतलब अगर हम कर्ल की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट नेबला क्रॉस दैट फील्ड। ठीक हो गया। तो अगर हम देखेंगे कर्ल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कर्ल ऑफ एफ, कोई भी फील्ड है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होगा? नेबला क्रॉस एफ। और नेबला हमारे पास क्या होता है? एक्स हैट पार्शल बाय पार्शल एक्स प्लस वाई हैट पार्शल बाय पार्शल वाई, सिमिलरली प्लस जी हैट पार्शल बाय पार्शल जी। ये आ गया हमारे पास नेबला एंड क्रॉस एफ। एफ की वैल्यू जो भी है, अगर हम एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे देख रहे हैं तो हम इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। और इसका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं हम? हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़ा आसान सा मेथड हमारे पास है कि हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये आ गया पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल बाय पार्शियल जी, और इधर आ गया एफ एक्स एफ वाई और एफ जी। इसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा। बट हमें पता है कि कर्ल जो है, हमने पहले बात की कि कर्ल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी। डायरेक्शन वंस अगेन फिंगर्स कर्ल करेंगे, कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की? फिंगर्स कर्ल करेंगे टुवर्ड्स द सर्कुलेशन, टुवर्ड्स द रोटेटिंग इफेक्ट, और जो थंब होगा आपको दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल। ठीक हो गया। तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई। अभी ये इंतहाई एक सिंपल कॉन्सेप्ट था कर्ल का, ताकि आपको समझ आ जाए कि कर्ल इटसेल्फ जो है वो है क्या। तो अब अगर आप इन तीनों चीज़ों की आपस में कंपैरिजन करो तो आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला हिस्सा सिंपल प्रोडक्ट वाला ग्रेडियंट था, डॉट प्रोडक्ट वाला डाइवर्जेंस था, क्रॉस प्रोडक्ट वाला कर्ल था, इसका जवाब एक वेक्टर था, सिंपल प्रोडक्ट का भी एक जवाब वेक्टर होता है, इसका जवाब एक स्केलर था, और इसका जवाब एक वेक्टर क्वांटिटी है एज अपोज टू डाइवर्जेंस। ठीक हो गया। तो ये तीनों जो चीज़ें स्पेशली जो डाइवर्जेंस और कर्ल, ये दोनों जो चीज़ें हैं, दीज आर पॉइंट फिनोमिना। जैसे हमने पहले भी बात की कि ये पॉइंट फिनोमिना है, ये किसी ख़ास पॉइंट पे मैयर होता है कि इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस है या नहीं है, इस पॉइंट पे कर्ल है या नहीं है। तो पॉइंट फिनोमिना की वजह से ही हमने डाइवर्जेंस में वो लिमिट लगाई थी कि v इज इक्वल्स टू ज़ीरो, v इज अप्रोचेज टू ज़ीरो, और इसी तरह यहाँ पे भी हमें कोई लिमिट लगानी पड़ेगी, वो हम बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कर्ल को मैयर करने की कोशिश करते हैं या कर्ल को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास एक्चुअली एक डिफरेंट मेथड जो है वो कर्ल फाइंड करने का वो क्या हो सकता है। ठीक हो गया। इस केस के लिए वो आपको कहता है कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो यूनिफॉर्म है, एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है, एक ही डायरेक्शन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और वो कहता है मैं ये मैयर करना चाहता हूँ। ये तो अभी कॉन्सेप्ट हमने देख लिया ना कि सर्कुलेटरी इफेक्ट जो था वो इस केस में हमारे पास नहीं था, लेकिन अब हम उसको मैथमेटिकली देखेंगे कि क्यों नहीं था, कैसे नहीं था। तो हम क्या करेंगे, वो कहता है कि हम अगर फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म थी, तो मैं देखना चाहता हूँ कि यार मेरी कर्ल की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो मैं कहा कि कर्ल एक पॉइंट फिनोमिना होता है, हम वो कहता है इस जगह पे मुझे बताओ कि कर्ल की वैल्यू क्या होगी। मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पॉइंट के इर्द गिर्द एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। और इस लाइन को मैं कोई डायरेक्शन दे देता हूँ। ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं कॉन्टूर। ठीक है। मैंने एक रास्ता बना लिया, एक लाइन बना ली, एक रास्ता बना लिया उस पॉइंट के अक्रॉस, और मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि इस फील्ड का जो है वो इस पॉइंट के ऊपर कर्ल है या नहीं है, अगर है तो क्या है और अगर नहीं है तो क्या। ये पॉइंट आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे लगा हुआ, इसको आप बोलो। ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूँ ये ए है, इसको कह देता हूँ ये बी है, इसको कह देता हूँ सी है, इसको कह देता हूँ डी है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा सर्कुलेटिंग इफेक्ट है या नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं देखूँ कि यार मेरा ये जो बी है, अगर मैं इस कॉन्टूर को देखूँ तो बी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, इस ये जो लेंथ है मेरी वो क्या है। ठीक है। इसी तरह बी मेरा इन द डायरेक्शन ऑफ
बी सी क्या है, इसी तरह बी मेरा इन द डायरेक्शन ऑफ सी डी क्या है, इसी तरह मेरा बी इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए क्या है। इन सब को मैं जमा कर लूँ, अगर जवाब ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि सर्कुलेशन नहीं है। इसका मतलब है कि जो जितना यहाँ से यहाँ तक एक ही डायरेक्शन में बी की वैल्यू थी, उतनी ही यहाँ से यहाँ पे भी है जो अपोजिट डायरेक्शन में, और वे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं सर्कुलेशन अगर आप मैं चेक करना चाहता हूँ कि सर्कुलेशन या एक रोटेशन इफ़ेक्ट है या नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुझे एक क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल देखना होगा बी का, किस चीज़ पे, डी एल पे। डी एल क्या है, डी एल वो पूरा पाथ है जो मैंने लिया। तो वो क्लोज लाइन इंटीग्रल मैं किस तरह से देख सकता हूँ, मैं इसको तोड़ लूँगा ए से लेके बी तक, बी डॉट डी एल क्या है, फिर मैं कहूँगा बी से लेके सी तक बी डॉट डी एल क्या है, फिर मैं कहूँगा सी से लेके डी तक बी डॉट डी एल क्या है, और फिर मैं कहूँगा कि डी से लेके ए तक बी डॉट डी एल क्या है। अगर आप देखो तो अब ये क्लोज लाइन इंटीग्रल जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ कि ए से लेके बी तक बी डॉट डी एल क्या है, ठीक है, तो ए से लेके बी तक ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स की डायरेक्शन के अंदर हम जा रहे हैं। ठीक है, तो बी डॉट डी एल क्या होगा मेरे पास, बी एक्स आ जाएगा। कैसे, एक्स डॉट बी एक्स प्लस वाई हैट बी वाई प्लस सी हैट बी जी। ठीक है, ये आ गया डॉट डी एल क्या है, ए से लेके बी तक डी एक्स है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया ए से लेके बी तक। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो गया, पीछे बचा बी एक्स डी एक्स, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी एक्स डी एक्स ए से लेके बी तक। अब अगर मैं कहूँ कि मेरा ए से लेके बी तक जो साइड थी वो मेरी डेल्टा एक्स है, तो मैं इसको कह सकता हूँ मेरी ये मेरा बी एक्स डेल्टा एक्स है। इसी तरह मैं इस वाले हिस्से को अगर उठा लूँ, तो ये तो वैसे ही परपेंडिकुलर है, बी के जो डी एल है वो 90 डिग्रीज पे है, तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। इस वाले हिस्से को अगर मैं उठा लूँ तो सी से डी की बात हो रही है, यहाँ पे बी एक्स आएगा, लेकिन जो डी एल है वो डी एक्स ही है, लेकिन माइनस की डायरेक्शन में। अब अगर आप देखो तो सी से डी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसे, ये मेरा बी एक्स माइनस बी एक्स डेल एक्स है। सिमिलरली जो लास्ट है वो भी ज़ीरो है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अब अगर मैं टोटल करूँ, इन दोनों को जमा करूँ, तो ये प्लस बी एक्स डेल्टा एक्स माइनस बी एक्स डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब सर्कुलेशन जो है मेरी वो इस केस में ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कर्ल भी ज़ीरो है। कर्ल में और सर्कुलेशन में फ़र्क है। कर्ल बेसिकली क्या है, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं कि ये सर्कुलेशन है, ये कर्ल है। सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया, सर्कुलेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है। इसमें हमने जो एक हमारा काम है वो ये है कि हमने एक पाथ इमेजिन करना है, एक पाथ सिलेक्ट करना है, और उस पाथ के ऊपर हमने बी का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते जाना है, और हमने उसका इंटीग्रल टोटल निकालना है। अगर यह ज़ीरो आने की बजाय इसकी वैल्यू कुछ और निकल आए तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है। कुछ और कैसे निकल सकती है, जैसे फ़र्ज़ कर लिया कि एक और बी है, उसमें हमारे ऊपर वाली साइड पे बी स्ट्रॉन्ग है, नीचे वाली साइड पे बी वीक है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पॉइंट पे मेजर करना चाहता हूँ तो मैं यही लूँ कॉन्टूर, और मैं यही डायरेक्शन लूँ, ए बी सी डी वंस अगेन लूँ। तो अब अगर मैं लूँगा तो मेरा ये जो ए बी वाला है, यानी कि ये जो पहले वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो बी है वो वीक है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, नेगेटिव वाले पार्ट में ये जो बी है ये उस बी के बराबर नहीं है। अब ये बी जो है ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग में से वीक को माइनस करेंगे तो एक माइनस के साथ एक वैल्यू बी की और उसकी बी डॉट डी एल की हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब कि हमारे पास अब कर्ल की वैल्यू है और वो माइनस में है। ठीक है, क्या माइनस में होने का मतलब क्या है, माइनस में होने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन मैंने कॉन्टूर की ली थी, कर्ल की जो डायरेक्शन है एक्चुअली वो उसके अपोजिट है। जो रोटरी इफेक्ट है, जो सर्कुलेशन है, जो सर्कुलेटरी इफेक्ट है, वो उसकी जो
डायरेक्शन है वो नहीं है जो मेरे कॉन्टूर की डायरेक्शन थी। जैसे अगर आप यहाँ देखो, ऊपर स्ट्रॉन्ग है, नीचे वीक है। यहाँ अगर आप वुडन लॉग रखो तो जो रोटरी इफेक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है, वो क्लॉकवाइज बन रहा है, जबकि हमने जो डायरेक्शन ली थी अपने पाथ की वो एंटी क्लॉकवाइज थी। तो दिस माइनस साइन हेयर, इट इज़ शोइंग दैट द सर्कुलेशन is basically opposite in the direction of your contours rotation। ठीक हो गया? तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये जो माइनस है इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन है वो अपोजिट है टू द डायरेक्शन जो हमने ज्यूम की थी इस इसकी इस कॉन्टूर की। अगर हमने डायरेक्शन इसकी ये ज्यूम की होती तो फिर यहाँ पे माइनस नहीं आना था, फिर प्लस आना था। हमें पता लग जाना था कि जो डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आवर कॉन्टूर। तो इस माइनस से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस सिर्फ रिलेटिव है, आपने इसको जहन में बिठा लेना है अच्छी तरह से कि अगर आपको सर्कुलेशन में या कर्ल की कैलकुलेशन में आपको माइनस का साइन नज़र आए तो आपने ये बात समझ जानी है कि मैंने जो भी डायरेक्शन ली थी अपने इमेजिनरी पाथ की जिसके ऊपर मैं सर्कुलेशन देख रहा था, मेरी एक्चुअल जो वेक्टर फील्ड है उसकी जो सर्कुलेशन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर पॉजिटिव में जवाब आए तो आपने समझ जाना है कि जो डायरेक्शन मैंने ली है सर्कुलेशन की वही डायरेक्शन जो है वो रोटरी इफेक्ट की, उस फील्ड के रोटरी इफेक्ट की भी वही डायरेक्शन है। ठीक हो गया? तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात जो है वो कोई नहीं है। इसी की एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको कहा कि कर्ल जो है बेसिकली एक तो अब आपके पास कर्ल का आ गया था ये वाला एक्सप्रेशन, और सेकंड एक्सप्रेशन जो कर्ल की है वो अब आपके पास निकला ही। मैंने आपको कहा था कि कर्ल जो है वो बेसिकली क्या है, सर्कुलेशन है पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये हुआ सर्कुलेशन, हमने कहा है सर्कुलेशन हमारी है लाइन इंटीग्रल, और लाइन इंटीग्रल क्या है, एफ डॉट डी एल। डी एल के क्रॉस क्या है, लाइन इंटीग्रल, और डिवाइड होगा ये सरफेस एरिया से। और क्योंकि हमने कहा था कि कर्ल एक पॉइंट फिनोमिना है इसलिए वो चीज़ हम यहाँ पे लिखना नहीं भूलेंगे कि जो हमारा डेल एस है दिस शुड अप्रोच टू ज़ीरो। तो एक जो हमारी कर्ल की एक्सप्रेशन है वो ये है। तो दो एक्सप्रेशन हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इस चीज़ को आपने याद रखना। अब एक और एग्ज़ाम्पल समझने के लिए हम ले लेते हैं। वो एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, एग्ज़ाम्पल ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर रहा है और वो पास कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमें पता है कि उसके साइडों पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोटरी इफेक्ट है या नहीं है। इस चीज़ को आपने जहन में बिठा लेना है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए। वो हमें पहले से ही पता है, हमने मैट्रिक एफएससी में भी देखी हुई है। जो डायरेक्शन होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ आई होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है, मैंने कहा कि मैं उसने फाइंड करने को हमें ये कहा है कि इसका कर्ल कोई है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक पाथ सिलेक्ट करना है, एक इमेजिनरी पाथ बनाना है, और उस पाथ का हमने एक डायरेक्शन भी देनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्शन दे देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये पाथ बना लेते हैं। अब इस पाथ का एक पार्ट अगर हम लें उसको हम कहेंगे कि वो डी एल है। तो वो पार्ट क्या होगा, डी एल क्या होगा, आपको याद है ये वाली जो साइड है इसको हम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, डी फाई इंटू आर। और इस डी एल की डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन जो कॉन्टूर की डायरेक्शन है, यानी कि फाई। तो अगर हम सर्कुलेशन देखना चाह रहे हैं कि इसकी सर्कुलेशन क्या होगी, तो सर्कुलेशन के लिए हम क्या करते थे, बी डॉट डी एल करते थे, और उसको पूरे कॉन्टूर के लिए हम जो है उसका लाइन इंटीग्रल ले लेते थे। इससे हमें मिलती है सर्कुलेशन, ठीक है। तो बी डॉट डी एल, अब बी हमारे पास है फाई म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, डॉट डी एल हमारे पास क्या है, फाई हैट आर डी फाई। और हमने लेना है इंटीग्रल, इंटीग्रल लेना है पूरे का ऑब्वियसली, ज़ीरो से लेके 2 पाई तक का हमने इंटीग्रल ले लेना है, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, फाई डॉट फाई हमारे पास 1 होता है, और जो जवाब हमारे पास आएगा 2 पाई पुट करने के बाद वो आएगा, सर्कुलेशन का जवाब हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई।
ये हमारे पास सर्कुलेशन की वैल्यू निकल आई है। अब अगर आप देखो कि हमने अगर ये पाथ इसका जो है वो जो इसकी डायरेक्शन है हमने पाथ की वो अगर हमने ये ना ली होती इसकी उलट ली होती तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है बजाय इसके कि एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हमने क्लॉकवाइज ली होती है। अब हमें पता है कि फाई की डायरेक्शन क्या होती है एक्स से मैयर होती है तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर हमने क्लॉकवाइज ली है इसकी डायरेक्शन इसका मतलब कि जो डी एल है उसकी डायरेक्शन हमारे पास -5 है -5 और उसके बाद r d5। तो डिफरेंस क्या आना था कि यहाँ पे -5 आ जाना था और जवाब में सर्कुलेशन के यहाँ माइनस आ जाना था और इस माइनस से हमें पता लग जाना था कि जो भी डायरेक्शन हमने ली थी कॉन्टूर की जो एक्चुअल रोटेशन है जो एक्चुअल रोटरी इफेक्ट है या एक्चुअल रोटेशनल इफेक्ट है वो हमारे पास अपोजिट है टू दैट। इसका मतलब है कि मैंने क्लॉकवाइज ली थी इसको देख के मुझे अंदाज़ा होगा कि सर्कुलेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं इस जैसे प्लस करके आगे लिख दूंगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन है। ये होगी सर्कुलेशन। फिर उसने कहा कि कल उसने बेसिकली तो कहा था कल फाइंड करके देना तो कल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए म्यू नॉट आई ओवर डेल्टा एस। तो ये डेल्टा एस हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। बेसिकली हमारे पास सर्कुलेशन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे नज़र आ गई। अभी इसके अंदर एक और चीज़ भी आपको नज़र आनी चाहिए वो ये है कि जो भी हमारी वैल्यू निकलती है कर्ल की वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर उस डीएल के ऊपर या उस इमेजिनरी पाथ के ऊपर जो हमने सिलेक्ट किया। वैल्यू तो हमारी बदल रही है उसके मुताबिक। मतलब अगर हमने पाथ सिलेक्ट किया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल रोटेशनल इफेक्ट तो हमें प्लस के साथ मिला। अगर हमें मिला अगर हमने पाथ सिलेक्ट किया अपोजिट टू द डायरेक्शन तो हमें माइनस में जवाब मिला। ठीक है हमें हमारी कर्ल की वैल्यू जो है वो हमारी बदल रही है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि मैं मेरी डायरेक्शन ही गलत होती मैं ये पॉइंट तो स्पेस में किसी भी जगह पे हो सकता है ना। ये तो मुझे अंदाज़ा था कि हमेशा जो फील्ड होती है वो इस तरह से होती है तो मैंने ये पाथ ले लिया। अब अगर वो एक पॉइंट मुझे स्पेस में कहीं भी देता है और मैं इसी इसी एग्जांपल के अंदर मैं उसके लिए जो सिलेक्ट कर लेता मैं ये वाला पाथ सिलेक्ट कर लेता तो उस केस में तो यहाँ पे आर की अपना फाई की जगह यहाँ पे वाई आ जाना था या यहाँ पे आर आ जाना था तो उस केस में तो ये ज़ीरो हो जाती वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं होना था कि कर्ल ज़ीरो है। इसका मतलब ये होना था कि जिस रिस्पेक्ट से हम देख रहे हैं उस रिस्पेक्ट पे कर्ल हमारा ज़ीरो है। इसलिए वी हैव टू बी रियली 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 केयरफुल while selecting the closed contour around your vector field if you want to calculate the rotational effect। तो आपने हमेशा बहुत ही एहतियात से सिलेक्शन करनी है अपने क्लोज कॉन्टूर की क्योंकि जो कर्ल की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी सिलेक्शन के ऊपर कि आप जो कॉन्टूर है उसकी सिलेक्शन किस तरह से करते हो। जो भी आपकी सिलेक्शन होगी वो उसके मुताबिक ही आगे चलता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक हो गया। इसके इसके अलावा एक और चीज़ है वो है कि वेक्टर आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टीज़ आपकी कर्ल जो है वो फॉलो करती है। तो नेबला क्रॉस ए प्लस बी इसको फॉलो करेगी वो बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करती है। सिमिलरली वो कहता है कि ये जो एक चीज़ है ना ये मैं आपसे पूछूंगा इंटरेक्टिव सेशन के अंदर दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो वाई व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर क्या हो रहा है ये इसका कॉन्सेप्ट मैं आपसे लूँगा। और सिमिलरली नेबला क्रॉस दिस इज आल्सो ज़ीरो वाई। इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। आई नीड योर ओपिनियन। ठीक है दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल इसकी देख लेंगे खुद से। मैं ये कहूँगा बल्कि नहीं देखेंगे हम एक काम करेंगे कि आप देख के आइएगा कि कर्ल की एग्ज़ाम्पल जैसे हमने ग्रेडियंट की एक एग्ज़ाम्पल की डाइवर्जेंस की एक एग्ज़ाम्पल की। सिमिलरली मैंने 3 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो लेक्चर के अंदर ही आपको करवा दी हैं। अब जो एक एग्ज़ाम्पल बुक के अंदर दी होगी कर्ल की वो आपने ख़ुद से करनी है। और किसी भी जगह पे जब आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में हम उसको टैकल करेंगे। ठीक हो गया। ओके जी थैंक यू सो मच। दिस इज़ इट फॉर टुडे।